ज़राए ये कहते हैं कि ये जो असम्बलियाँ हैं ये अपनी इंशाअल्लाह ताला मुद्दत पूरी करेंगी 8 अगस्त को, यानी कबल वक्त यकीनन ये असम्बली तहलील कर दी जाएंगी। इसके बाद हुकूमत के पास, पूरे सेटअप के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 90 दिन का वक्त होगा पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने का। ये ज़राए कह रहे हैं और इसकी तस्दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने भी की है कि उनके पास ये इत्तेफाक़ी राय मौजूद है कि 8 अगस्त को असम्बलीज़ तहलील होंगी। लेकिन मशावरत अभी भी जारी है। हम देखते हैं कि MQM का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँचा है और मुख्तलिफ इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं इस बात पर इत्तेफाक़ी राय कायम करने की। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उस सेटअप में निगरां वज़ीर आज़म कौन होंगे, इसके ऊपर भी इख्तिलाफ एक तरह से इत्तेफाक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं 8 अगस्त के हवाले से हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है कि इस वक्त ज़राए क्या कह रहे हैं। असम्बलीज़ की मुद्दत यानी कबल अज़ वक्त जो इनको तहलील किया जा रहा है, इसके बाद किन किन मामलात के ऊपर PDM में अभी भी इत्तेहाद मौजूद है। लेट्स टेक अ लुक। आम इलेक्शन की राह हमवार, कौमी असम्बली की तहलील का फैसला कर लिया गया। ये फैसला दो बड़ी इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे खत्म होगी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया कि कौमी असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील की जाए। असम्बली तहलील होने के 3 माह बाद इलेक्शन होंगे। 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने दी थी। कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। आइन के तहत कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील होने से इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाना होंगे। अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें तो इंतखाबात 60 रोज में करवाना होते हैं। अगर सदर मुमलिकत असम्बली की तहलील पर दस्तखत नहीं भी करते तो 48 घंटे बाद असम्बली अज़ खुद तहलील हो जाएगी। इस तरह कौमी असम्बली 10 अगस्त को तहलील होगी। बलूचिस्तान और सिंध असम्बली भी 8 अगस्त को तहलील होने का इम्कान है। तमाम असम्बलियाँ एक साथ तहलील होने की वजह से मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन होना वाज़ेह है। जी जनाब, इसके अलावा आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी अदालतों के ख़िलाफ़ वफाक के फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। ये भी बड़ी पेशरफ्त है। सबसे पहले इसके हवाले से भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर शोएब शाहीन साहब माहिर कानून हमारे साथ होंगे और इसकी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं या इसकी इम्प्लिकेशंस है उस पर हम बात करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। ख़ुसूसी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल केस फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट एक सख्त कानून है, हर शहरी को तशवीश है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। हर शख्स तस्लीम करता है 9 मई के वाक़यात संजीदा नोयत के थे। अगर आम शहरी मुल्क की दिफा के खिलाफ काम करें तो फिर क्या होगा। लियाकत हुसैन केस के मुताबिक अफवाज तहवील में लेकर तफ्तीश कर सकती है लेकिन ट्रायल नहीं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आम शहरियों का आर्टिकल 175 के मुताबिक ट्रायल नहीं हो सकता। ख़ुसूसी अदालतों के क़याम के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया, क्या सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम होना ज़रूरी है? अपना नुक्ता वाज़े करें। मुल्ज़मान का ताल्लुक जोड़ना ट्रायल का जवाज़ होगा। क्या आप कहना चाह रहे हैं ट्रायल पहले सिविल अदालतों में हो? मिलिट्री लॉ में चार्ज का लफ्ज़ कहाँ दिया गया? चार्ज का लफ्ज़ मिलिट्री रिजिम में कुछ और है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपने गुज़िश्ता समात पर एक मेंबर पर एतराज़ किया, अब फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब आप भी सोचें, हम भी आपस में मुशावरत करेंगे। जी जनाब, गवर्नमेंट ने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस ये मेरे ख्याल में मशरूत बात नहीं है, इसको करना चाहिए। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? पहले तो फुल कोर्ट की इस्तदा को जो मुस्तरद किया गया है, शोएब साहब उस पर आपके क्या ख्यालात हैं? आपके ख्याल में अब मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वजाहत पेश की कि पहले दिन जो अवेलेबल जज थे इस्लामाबाद में 9 जजेस को बेंच में शामिल किया गया। 2 जज साहबान ने पहले ही दिन माजरत कर ली थी और तीसरे जज साहब मंसूर अली शाह साहब ने ये पूछा था कि वफाक को इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है या किसी भी पार्टी को।
जी। 2 दिन आर्गूमेंट सुनने के बाद तीसरे दिन अटॉर्नी जनरल ने आकर के उस पर एतराज कर दिया कि जी वो आप ना बैठे, इसमें रिक्यूज कर लें। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस बेंच से अलग हो गए। अब जो इस वक्त अवेलेबल जजेस हैं इस्लामाबाद में, तो वो उनके हिसाब से वो जो जज हैं वो सारे के सारे बैठे हैं और केसेस को सुन रहे हैं। अब अगर जो फुल कोर्ट वाली बात है, फुल कोर्ट वाली बात तो वैसे ही खत्म हो गई कि जब 3 जज साहबान तो वैसे ही फारिग हो गए, माजरत कर गए। 1 जज साहब मुल्क से बाहर है, 4 जज साहब अगर ना हुए तो फिर ये 12 जज साहबान बचते हैं, तो वो भी इस शहर में इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। क्योंकि ये एक सेंसिटिव केस है और इस केस की नज़ाकत का तकाजा है कि इसको जल्दी डिसाइड किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत पेश की है और साथ ये भी कहा है कि उसके बावजूद भी हम इसको रीथिंक करेंगे, अगर मुनासिब होगा तो इस पे हम एक आर्डर पास करेंगे। तो ये तो है एक इस वक्त एस्पेक्ट। और दूसरा जो है मेरिट ऑफ द केस का, तकरीबन जो पटिशनर साइड थी उनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं। कल आबिद जुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भी अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर दिए। उनको सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस ट्रायल ऑफ द सिविलियंस इनटू मिलिट्री कोर्ट, तो उसके खिलाफ उन्होंने भी पटिशन फाइल कर दी है, जो कि उनकी कल फिक्स थी और उनके आर्गूमेंट्स भी मुकम्मल हो गए हैं। और इस वक्त तो तमाम लीगल फ्रेटर्निटी का, बार काउंसिल्स का, बार एसोसिएशंस का मुतफ़िक़ा फैसला है, तमाम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, के जो सिविलियंस का के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स का इतलाक गैर आईनी और गैर कानूनी है। और माजी में भी इसी तरह हुआ कि 21वीं तरमीम और 23वीं तरमीम के जरिए आइन में तरमीम की गई थी, जिसके अंदर सनसेट क्लास थी। उसका मतलब ये था कि पहले 21वीं तरमीम के जरिए ये 2 साल में खत्म हो जाएगी, यानी 2015 से 2017। फिर 23वीं तरमीम के जरिए 2017 से 2019 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। लिहाजा आइन की तरमीम और भी जंग की कैफियत में हो तो वो ऐसी सूरत मुमकिन है और इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है ऑलरेडी। बिल्कुल सही। शुएब साहब, आप क्या समझते हैं, यानी 12 जमातें मिलकर पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा हैं और अब इस हुकूमत ने भी तहलील होना है, लेकिन ये बड़ी अचंभे की बात लोगों को लग रही है। यानी इंटरनेशनल हेडलाइंस की तरफ भी देखा जा रहा है, तो बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट ने प्ली टॉप कोर्ट में दी है कि जो प्लीज़ वॉची हैं उनके पास डिसमिस करने के लिए कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना हो। गवर्नमेंट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ इट। इज़ दिस पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, और ख़ास तौर पे क्योंकि एक हिस्ट्री रही है इन पॉलिटिकल जमातों की अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फिर ख़ास तौर पे वो आइन की बालादस्ती का भी की बात की जाती है, लेकिन आपने जैसे कहा कि लीगल फ्रेटर्निटी तो एक बिल्कुल ही अलग पेज पर है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो सबॉर्डिनेट बन चुकी हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट की, और दूसरी बात यह है कि जमहूरी ताकतों में इतना दमखम नहीं रहा कि वो उनकी विश और विल के खिलाफ कोई फैसला कर सके। तीसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इतनी ज़्यादा कर दी है उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की कि अब इनकी अपनी फुटिंग नहीं रही। इन्होंने हर गलत काम, हर गैर आईनी और गैर कानूनी काम करके 180 से ज़ायद मुकदमात बना दिए। उन्होंने हर रोज़ अब 8 से 10 पेशियाँ होती हैं चेयरमैन पीटीआई की और उनके खिलाफ इस तरह की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो हो। अगर इस तर्ज अमल से इन्होंने अपनी साख खराब कर ली है, जब 2 गैर आईनी हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं पंजाब और केपी में, और इसी तरह जो अक्सरियत थी कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में पीटीआई की, उसको गैर जमहूरी तरीके से लोटाक्रेसी के जरिए उसको अकलियत में बदल दिया। जीबी में बहुत सेंसिटिव प्लेस है हमारी, वहाँ 24 सीटें थी पीटीआई की और इनकी बाकी इत्तेहादी जमातों की यानी जेयूआई पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की 9 सीटें थी जी, और उसके बावजूद वहाँ 24 सीटों वाले आज इक़्तिदार में नहीं है, 9 सीटों वाले इक़्तिदार में चले गए। तो ये जो, और फिर इसी तरह जो फेडरल में भी इन्होंने किया था कि पिछली दफ़ा पंजाब में भी और फेडरल में भी 25-25 इनके एमएनएज और एमपीएस को अपने साथ मिला के और लोटाक्रेसी के जरिए इक़्तिदार पे कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ये सारी अगर देखें तो गैर जमहूरी हरकतें तो हमारी जमहूरी ताकतें कर रही हैं। बिल्कुल, तो और मेरे ख्याल में लोगों की इस पे एक राय भी मौजूद है और हम हर एक की जो राय है इस हवाले से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। शुएब साहब, मुझे बताइए कि 8 अगस्त को असेंबलीज ने तहलील होना है, 90 दिन के बाद इलेक्शंस हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है तमाम जमातों के लिए, और अगर हम पीटीआई को देखते हैं कि वो कमज़ोर पड़ेगी इन आने वाले इलेक्शंस में, तो फिर बाकी जमातें भी तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। इन इलेक्शंस को आप किस तरह देख रहे हैं होता हुआ?
देखिए पहली बात तो ये है कि ये उसको डिसॉल्व क्यों करने जा रहे हैं। जब ये खुद कहते थे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और केपी ने गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से असम्बलियां डिसॉल्व की, जब हम उनको कहते थे कि ये डिस्क्रिशन है चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, जब चाहे वो असम्बली डिसॉल्व करे, हाँ वो 1-2 दिन पहले करे या अपने ही किसी टेन्योर के किसी लम्हे कर दे, उसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो आज एक्सपायरी ऑफ द टर्म के ऊपर 2 दिन या 3 दिन डिसॉल्व करने का मतलब है कि आप सिर्फ 90 दिन के लिए हासिल करने के लिए टाइम को आप टेक्निकली अवॉइड कर रहे हैं कानून और आइन को, और ये भी एक मैलाफाइटी और गैर इरादी तौर पर या इरादी तौर पर गैर आइनी हरकत है, अगर इसको तसव्वुर कर लिया जाए या जो इनके अपने आर्गूमेंट्स हुआ करते थे। खैर बहरहाल इससे अब आगे बढ़ते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, पीटीआई को तो फील्ड ही नहीं मिल रहा। इस वक्त उनके घर वर्कर्स के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, ना सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके बिजनेसेस को बंद किया जा रहा है, उनके जो आम वर्कर तहसील और कस्बे में भी मौजूद है उनके घरों को भी या बंद किया जा रहा है या उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है और चार दीवारी की पामाली हो रही है। आपको लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा हो जाएंगे सूरत हाल में? बिल्कुल ऐसी पोजीशन है। देखें इस जबर और खौफ के माहौल में, जो कि आप 3 महीने बाद इलेक्शन है, और आज भी ये पोजीशन है आपकी कि आपके पास कोई भी शख्स इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंट मीडिया पे भी आज कोई पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। ये अगर सिचुएशन होगी तो मुझे बताएं कि इसकी इलेक्शन की क्या शफाफियत होगी। सर वेरी क्विकली मुझे बताएं, ये आप कह रहे हैं कि हर हरबा इस्तेमाल किया गया है, आईनी गैर आईनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे सामने है। मुझे बताएं इससे कोई बहुत बड़ा फायदा किसी भी पॉलिटिकल जमात को हुआ है? देखें कानूनी तौर पर तो आप देखें सारे ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम है, लेकिन पॉलिटिकली अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले इनके बंदे हटाएं, इलेक्टेबल्स को हटाएं, किंग्स पार्टियां बनाएं, और उसके बाद इनकी कोई इलेक्शन में फिर धांधली होगी। आखिरी ये प्री पोल रिगिंग तो अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। नहीं सर, मेरे कहने का मकसद है कि आपको लगता है कि ये तमाम हरबे और ये वक्त बाय करने के बाद जिसके अंदर जो भी इन्होंने सिचुएशंस हमारे सामने हैं, इसके बाद कोई बहुत फ़ायदा होगा? समबडी विल स्वीप दीज इलेक्शंस, या मकबूलियत में बहुत बड़ा इजाफा हो गया है, दूसरी जमात की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, ऐसा कोई बड़ा आप फ्लिप साइड देख रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त भी तमाम गैलेप सर्वे और तमाम तर जो अंदाजे और इशारे हैं वो खान साहब की मकबूलियत को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।